What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, आज बारी है खत्म करने की चैप्टर नंबर 5 एंड 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुझे ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तुम क्योंकि पढ़ रहे हो तो तुमको बाद में रियलाइजेशन होगा कि तुम्हें कितना एज है, तुम कितना आगे बढ़ गए हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज खत्म करते हैं चैप्टर नंबर 5 एंड 6। Let's begin. आइए जल्दी से, रूरल डेवलपमेंट क्या है बच्चों? रूरल डेवलपमेंट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना, उसको हम लोग रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक, यानी एज सोशल मेजर्स भी और इकोनॉमिक मेजर्स भी। सोशल का मतलब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो और इकोनॉमिक का मतलब पैसा भी कमाया जाए रूरल एरियाज में। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस ताकि इंप्रूव हो पाए सारे एस्पेक्ट्स रूरल एरियाज के। अब कैसे किया जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है रूरल डेवलपमेंट के लिए? तो बच्चों सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि जितने भी लोग हैं रूरल एरियाज में उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी एजुकेशन पे फोकस किया जाए, उनको हर तरीके से तैयार किया जाए ताकि वो बेटर ह्यूमन रिसोर्स बन पाए। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ डेवलप होना चाहिए। तीसरा लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि रूरल एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन is based on agriculture, is dependent on agriculture। तो हमें यह प्रयास करना है कि हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आए और एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इंप्रूव करें। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लेके आए, पॉवर्टी से लड़ने की कोशिश करी जाए और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज भी डेवलप करे जाएं। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद बाबू हमारे पास आते हैं रूरल एरियाज में चैलेंजेस। रूरल एरियाज में अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो दो लिंगरिंग चैलेंजेस हैं, दो एमर्जिंग चैलेंजेस हैं। लिंगरिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग। ठीक है, पैसे की समस्या और मार्केटिंग की समस्या। एमर्जिंग में क्या क्या आते हैं? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग रूरल क्रेडिट की बात करते हैं। रूरल क्रेडिट की बात करें बच्चों अगर, तो क्रेडिट है क्या? पैसे की बात। क्रेडिट की जो सोर्सेज हैं वो दो हो सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अच्छा, क्रेडिट नीड्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर किसान को पैसा चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 1 से 5 साल उसको हम मीडियम टर्म बोलते हैं। 5 से 20 साल उसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 1 ईयर तक में वो सीड्स लेता है, इंसेक्टिसाइड्स लेता है, फर्टिलाइजर्स लेता है, ये सब आ जाता है। मीडियम टर्म में वो थोड़ा थोड़ा कोई उसको ट्रैक्टर वगैरह लेना है या फिर उसको कोई फेंसिंग वगैरह करानी है। लॉन्ग टर्म में बच्चों उसको जमीन ही खरीदनी है या परमानेंट इंप्रूवमेंट कराने हैं लैंड पे। ठीक हो गया बेटा? अब पैसा कहां से आएगा? सोर्सेज में हमारे पास नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो अपने आप में इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उसके कोई रिश्तेदार हैं, कोई मनी लेंडर्स हैं, वो सब आ सकते हैं। तो इसमें मनी लेंडर्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं। ये इंडिया में मेजर सोर्सेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पेपर वर्क कम होता है, कोलेट्रल नहीं चाहिए होता। आप किसान के पास वैसी नॉलेज नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, तो वो इन्हीं के पास जाता है मेजॉरिटी। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक स्पेसिफिकली लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स, जिसमें हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स, जो बच्चों अलग अलग रीजन्स के लिए काम करते हैं, उनको रीजनल रूरल बैंक्स की कैटेगरी में लेते हैं। गवर्नमेंट, देन नाबार्ड। नाबार्ड बेटा एक एपेक्स बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, नाबार्ड का ध्यान रखना। ये एक एपेक्स बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि रूरल डेवलपमेंट में दिए गए क्रेडिट को कंट्रोल करता है। यानी कि इसके थ्रू बहुत सारी स्कीम्स की फंडिंग होती है, इसके थ्रू बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर पैसा दिया जाता है। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की जो सबसे एपेक्स बॉडी है वो नाबार्ड है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी बोलते हैं इनको। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं।
ठीक हो गया बेटा। अब रूरल बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स है सर? इनसफिशिएंसी, जितना पैसा या जितने सोर्सेज चाहिए उतने नहीं है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम पे। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, तो उसके किसान पूरी नहीं कर पाता, तो वहां से उसको पैसा मिलता नहीं है। इनएडिक्वेट कवरेज है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कवर नहीं कर पा रहे प्रॉपर एरियाज, आधे अधूरे एरियाज तक ही पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन का मतलब होता है कि लोन जो है वो सैंक्शन नहीं हो पाता जितना चाहिए होता है। कि मैंने अप्लाई करा 50 लाख के लिए, मिला मुझे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उतना अमाउंट सैंक्शन नहीं होता जितना चाहिए। अटेंशन कम दी जा रही है पुअर फार्मर्स को। जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो अमीर किसान है, जिसको लोन आसानी से मिल सकता है, उस पर जा रहे हैं। ग्रोइंग ओवरड्यूज, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और उस पर जो पे बैक, किसानों का जो पे बैक रेट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रास्टिकली अफेक्टेड है। किसान बेचारा लोन ले लेता है, और फार्मिंग है तो एक बहुत रिस्की बिजनेस, अब डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर, तो कई बार चुका नहीं पाता, तो ओवरड्यूज बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसके बाद वी हैव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है बच्चों? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब होता है, इसके अंदर मैंने आपको याद कराया था GPSS। 6 चीजें होती हैं इसके अंदर, GPSS। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा बेटा आपके पास गैदरिंग। सबसे पहले क्या होगा? गैदरिंग ऑफ द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट। आपने फसल जो बोई, उसकी हार्वेस्टिंग हुई, आपने गैदर करा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, साफ सफाई होगी, प्रोसेस होगा, है ना। उसके बाद बच्चों उसका ग्रेडिंग होगा। ग्रेडिंग का मतलब कौन सी क्वालिटी है, अलग अलग तरीके के चावल हैं, अलग अलग तरीके का वीट है। देन उसकी पैकिंग होगी, उसको पैक किया जाएगा। देन उसको स्टोर किया जाएगा, स्टोरेज। देन उसको बेचा जाएगा, सेलिंग। तो ये सब बच्चों मार्केटिंग में आता है। प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स असेंबलिंग यानी गैदरिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आ जाता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फार्मर्स? बिग ट्रेडर्स के द्वारा मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स का क्या मतलब होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो उनको मैनिपुलेट करते हैं, वो उनको सही दाम नहीं देते उनकी फसल का, और उनको काफी ज्यादा मैनिपुलेशन फेस करना पड़ता है। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, अब अपना सामान स्टोर नहीं कर सकते, वेयर हाउसेज नहीं है। अगर वेयर हाउसेज नहीं है, स्टोर नहीं कर सकते, तो उनको किसी भी रेट पे बेचना पड़ता है, विच इज नॉट गुड, है ना। उनको एक अच्छा रेट मिलता नहीं है, क्योंकि उनको पता है पड़े पड़े तो खराब हो जाएगा। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं बड़े ट्रेडर्स, और वो उनको उनका प्रॉपर जो रेट मिलना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी नहीं है किसानों के पास, अनअवेयर है हमारा फार्मर, उसको ये नहीं पता गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी चल रही हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स उसके लिए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो फार्मर्स फेस करते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम बनाया, उससे क्या क्या फायदे होंगे? गवर्नमेंट जो अलग अलग मार्केटिंग सोसाइटीज को डेवलप करने की हेल्प कर रहा है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे क्या क्या फायदे होंगे किसान को? नंबर 1, मोर फोकस ऑन दोज रूरल पुअर हु हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। यानी उनको पैसा मिल रहा है, जिन तक पैसा नॉर्मली नहीं पहुंच सकता उन तक अलग अलग स्कीम्स के थ्रू क्रेडिट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, प्रॉपर ऑर्डर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट्स डेवलप करी जा रही है। रेगुलेटेड मार्केट्स में क्या है? प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलेटिंग टू वेट्स, रिलेटिंग टू स्केल्स, तो फ्रॉड वगैरह नहीं हो सकता। तीसरा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन से भी बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब बच्चों बेनिफिट्स में आ जाता है। देन वी हैव क्या क्या चीजें हैं, ये मैंने आपको भी बताया है पीछे, किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है फार्मर्स को। नंबर 1 बेटा रेगुलेटेड मार्केट्स, यानी मार्केट्स में प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जा रहा है, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज। कोऑपरेटिव मार्केटिंग गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि आप इंडिविजुअल नहीं मिलके मार्केटिंग करो, ताकि आप अच्छे बार्गेनर बन पाओ, आपको पैसा अच्छा मिले आपके प्रोड्यूस के लिए। देन डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया जाता है, बफर स्टॉक की हेल्प करी जाती है, यानी कि आप जो आपका प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर पाओ
जिससे कि अगर कभी फ्यूचर में आपको उसको बेचना है तो आप बेच सको। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है बच्चे। एंड देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है वो खरीदती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जानते हो आप लोग, कि गवर्नमेंट बोलता है कि भैया आप अपना जो प्रोड्यूस है हम एक रेट दे रहे हैं, अगर उससे ऊपर बिकता है तो उससे ऊपर बेच लो, लेकिन अगर उतना नहीं कोई पैसा दे रहा तो कम से कम इतना तो हम दे ही देंगे। लेट सपोज गवर्नमेंट ने बोला वीट का 25 रुपए पर केजी, अब अगर आपका 30 बिक रहा है, 27 बिक रहा है, 28 बिक रहा है, 35 बिक रहा है तो बेचो, लेकिन 25 से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है हमें दे देना इतने में, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब गवर्नमेंट वो खरीद के क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स पे, राशन शॉप्स पे गरीबों तक पहुंचा देता है। परफेक्ट है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इसके बाद हमारे पास अब आ रहे हैं नए लेटेस्ट तरीके के चैलेंजेस। नए चैलेंजेस कौन कौन से? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है बच्चे कि किसान कि किस तरीके से अपनी इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है, किस तरीके से वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो दो तरीके हैं, या तो वो अपनी जो भी एक्टिविटीज है उसमें डाइवर्सिफाई कर ले, यानी सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग की तरफ चला जाए, एक फसल की जगह 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल ग्रो करे, या फिर वो अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको डाइवर्सिफाई कर ले, कि फार्मिंग के साथ साथ वो डेयरी का काम कर ले, या एनिमल हस्बेंड्री कर ले, या फिशरिंग में चला जाए। तो मतलब इस तरीके की कुछ भी अलग चीजें जो साथ में जोड़ी जाए, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर ले, इस तरीके की चीजें हैं बच्चों। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन relates to change in cropping pattern और shift of workforce from agriculture to other allied activities। ये क्यों करना पड़ रहा है बेटा, क्यों करना पड़ रहा है? ताकि अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और हायर लेवल ऑफ इनकम हो पाए। डाइवर्सिफिकेशन से फायदा क्या क्या होगा? रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो बहुत ज्यादा रिस्की ऑक्यूपेशन है। उसके साथ साथ सस्टेनेबल लिवलीहुड भी बनेगा, यानी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगा फार्मर। कितने प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन होता है मैंने आपको बताया, या तो क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन कर लो, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे चले जाओ, या फिर आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ा लो। प्रोडक्शन एक्टिविटीज में फार्मिंग के साथ साथ और चीजें करी जा सकती हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री जिसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, पशुपालन जिसको हम बोलते हैं, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। एक डेयरी का ऑप्शन है जिसमें हम लोग वो एनिमल्स रख सकते हैं जिनसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, घी, मक्खन का काम हो जाएगा। फिशरीज जिसमें कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश हो जाएगा, या आईटी हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है जिसके अंदर हम फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कर सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। अच्छा, डेयरी में ध्यान रखना, जब डेयरी में मिल्क के एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया गुजरात में, जब कोऑपरेटिवली डेयरी बिजनेस करा गया, तो वहां से व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड का जन्म हुआ। यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन वो है जहां पे मिलजुल के डेयरी का बिजनेस करा गया और आज इतना बड़ा कोऑपरेटिव बन गया अमूल, है ना। तो व्हाइट रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन व्हीट में आया, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी में आया, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आया। तो 3 तरीके के रेवोल्यूशन का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या क्या मार्केटिंग चैनल्स हैं हमारे पास, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट का मतलब है कि फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपना सामान बेच सकते हैं, और दूसरा एमएनसीज को बेच सकते हैं, वो एमएनसीज आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचाए। तो इस तरीके से फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। दूसरा चैलेंज आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है बच्चों? आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेंडिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग सारे के सारे ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करते हैं, यानी हम सारे के सारे केमिकल फ्री इनपुट्स यूज करेंगे, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे। सारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंपोस्ट, वो सब यूज करेंगे और ग्रो करेंगे सारे के सारे प्रोड्यूस को। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स जैसे क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, केमिकल फ्री फार्मिंग इसको हम बोल सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग के? सबसे पहला इकोनॉमिक है ये, यानी फार्मर को सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं खरीदना पड़ता, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं खरीदने तो सस्ता पड़ता है। इनकम जनरेट होती है एक्सपोर्ट्स के थ्रू, बाहर बहुत ज्यादा इसका ट्रेंड है। तीसरा हेल्दी फूड होता है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत लोगों को काम मिलता है, एनवायरनमेंट की भी सेफ्टी है, पॉल्यूशन नहीं होता, और सॉइल फर्टिलिटी भी अच्छी रहती है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? इतना ज्यादा अभी पॉपुलर नहीं है, हाँ ट्रेंडिंग है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का, आप कुछ भी कर लो, इतना इंफ्रा नहीं है हमारे पास कि सब कुछ ऑर्गेनिकली ग्रो कर पाए। लो ईल्ड, यानी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता ऑर्गेनिकली। जो फूड का प्रोडक्शन होगा उसकी लाइफ शॉर्ट होगी, जल्दी से खराब होने वाला होता है, और बहुत लिमिटेड क्रॉप्स ही हैं जो आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है रूरल डेवलपमेंट का एक ओवरऑल इवैल्यूएशन।
क्या क्या चेंजेस हमें चाहिए रूरल डेवलपमेंट में। डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना होगा, रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज के साथ लिंक करना होगा ताकि फार्मर्स को पैसा मिल सके, फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, अच्छी मार्केट मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करनी होगी और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है बेटा, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969, देन ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन 1970, नाबार्ड 1982, उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन 91 से 2003, उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में सेटअप हुई थी, हर किसी का एक सेविंग अकाउंट खोलने की बात करी गई थी। तो इस तरीके से बच्चों ये सारा का सारा रूरल डेवलपमेंट में आता है। आई होप आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है कि वर्कर कौन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो अभी कराऊंगा, पता चला चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट है, टॉपिक पहला अनएम्प्लॉयमेंट है। वर्कर कौन होता है बच्चों? कोई भी इंडिविजुअल जो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी तरीके से, वो सब वर्कर्स है। एक डॉक्टर भी वर्कर है, लॉयर भी वर्कर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी वर्कर है, एंटरप्रेन्योर भी वर्कर है, कोई किसी के यहाँ जॉब कर रहा है वो भी वर्कर है। हर इंसान वर्कर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एन इंडिविजुअल who is involved in some economic activity to earn a living, उसको वर्कर बोल देते हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स और लेबर सप्लाई। यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेबर सप्लाई का मतलब होता है कि एक इंसान एक पर्टिकुलर वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंग कितना घंटा काम करना चाहता है। मुझे किसी स्कूल वालों ने बोला कि हम आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देंगे, आप हमारे स्कूल में आके पढ़ाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतने में तो इतने ही नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने एक वेज रेट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आवर्स बताए, दैट इज माय लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स एक इंडिविजुअल कितने घंटे काम करेगा, लेबर सप्लाई है। लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? लेबर फोर्स का मतलब होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, दोनों को जोड़ लो। यानी सपोज एक इकोनॉमी में 60 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और 40 ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, तो टोटल 100 हो गया ना। ये 100 क्या है? लेबर फोर्स है। अब अगर इस लेबर फोर्स में से मैं वो लोग हटा दूं जो अभी काम जिनके पास नहीं है, यानी जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, बस वो रख लूं, उसको बोल दूंगा वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स में वो आते हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में वो आते हैं जो काम करना भी चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, और लेबर सप्लाई नंबर ऑफ आवर्स में होती है। तो देखो लेबर फोर्स क्या है? ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड ऑल दोज हु आर नॉट वर्किंग बट सीकिंग अ जॉब। तो दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। वर्क फोर्स क्या है? हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब अगर बेरोजगार निकालने हो, अनएम्प्लॉयड निकालने हो, तो कैसे निकलेंगे? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो क्योंकि इसमें दोनों आते हैं और ये एक्चुअली वर्किंग है, राइट। देन एक छोटा सा रेशो आता है बच्चों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेशो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है बच्चों? वर्कर्स को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक एक्टिविटी जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, अगर उनको काम मिल रहा है तो हम उनको एम्प्लॉयड बोलेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, और वेज एम्प्लॉयमेंट जो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक सिचुएशन जहां पे पीपल विलिंग टू वर्क है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, काम मिल नहीं रहा है, विलिंग भी है और एबल भी है बट काम ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। डन है क्या बच्चों? चलिए जी अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, फिर से वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा बहुत आसान है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने लिए खुद काम कर रहे हैं। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मैं अपने लिए खुद काम करता हूँ। वहीं अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा होता तो मेरे बॉस होते, प्रिंसिपल को मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर करता, आंसरबिलिटी मेरी प्रिंसिपल के टुवर्ड्स होती है ना, मैं प्रिंसिपल को लेके, वो मेरी बॉस होती कहीं ना कहीं। या अगर मैं प्रिंसिपल होता तो शायद जो स्कूल ऑनर्स होते वो कहीं ना कहीं मेरे बॉस होते। मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ बेसिकली। तो अगर मैं अपने लिए खुद काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। वहीं पे अगर मैं वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो वेज एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस
his own resources to make a living, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर होते हैं जिनको पक्की जॉब्स मिल गई हैं, जिनको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, जॉब सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम रेगुलर बोलते हैं। कैजुअल कौन से होते हैं? कभी काम है कभी काम नहीं है ना। तो कैजुअल क्या है? वर्कर्स हु आर कैजुअली एंगेज्ड इन अदर्स फार्म और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, और उनको रेम्युनरेशन मिलती है, जितना काम किया उतना पैसा मिल गया, वो कैजुअल है। रेगुलर कौन से होंगे? जो जिनकी पक्की नौकरियां हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, मशीनें लगने की वजह से हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा अभी भी लोगों को, तो इनको हम लोग बोल देते हैं जॉबलेस ग्रोथ। It refers to a situation when economy is able to produce more goods and services without increase in the employment opportunities. ठीक हो गया बेटा। इसके बाद एक ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का। ओवरऑल स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा। इसने बोला कि जो 50 साल का प्लान डेवलपमेंट है उसमें हमेशा फोकस रहा कि इकोनॉमी में इंक्रीज हो, नेशनल प्रोडक्ट में और एम्प्लॉयमेंट में। इसका मतलब प्रोडक्शन भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। 1950 से 2010 में जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली। जीडीपी काफी अच्छे से बढ़ा एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से अच्छा था। ठीक है, आई एम सो सॉरी। हमेशा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहा है जीडीपी में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2% से ऊपर नहीं बढ़ा। मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है वो 2% से ऊपर कभी भी नहीं गया, तो थोड़ा स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हाउएवर इन द लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो गिरने लगा और रीच्ड द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। और काफी ज्यादा पुअर सिचुएशन आ गया, हम वहां पहुंच गए जब हम जैसे आजाद हुए हों। ठीक है, ड्यूरिंग दीज ईयर्स द गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट वाज वाइडनिंग। दिस ट्रेंड इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। अब देखो, देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को हमने जॉबलेस ग्रोथ बोला। इसके बाद आता है बच्चों कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब किसी देश में नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हो, यानी कि लोगों को पक्की नौकरियां नहीं मिल रही, काम है तो बुला लिया, पैसे दे दिए, काम नहीं है तो हटा दिया। ठीक है, देखो द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज टू कैजुअल वर्कर्स इज नोन एज कैजुअलाइजेशन। अब कैजुअलाइजेशन क्यों होता है? सबसे पहले स्लो ग्रोथ है हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है फॉर्मल सेक्टर, जहां पे आपको पक्की नौकरियां मिलती हैं, जहां पे आपको प्रॉपर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये सब मिलते हैं, उसको फॉर्मल सेक्टर बोल देते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देते हैं। उसमें ग्रोथ बहुत स्लो है और एम्प्लॉयमेंट भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ डिमांड बढ़ रही है कैजुअल लेबर की। ठीक है, कैजुअल लेबर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं काम कराऊं पैसा दूं, मैं रेगुलर क्यों पैसा दूं जब काम ही नहीं है। तो फिर जब डिमांड बढ़ रही है तो फिर उस सिनेरियो में वर्कर्स उधर की तरफ शिफ्ट भी हो जाते हैं। तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि स्कोप ऑफ अर्निंग कम है एग्रीकल्चर में। अब सेल्फ एम्प्लॉयड मेनली तो एग्रीकल्चर में ही है ना लोग, अब वहां पे अर्निंग का स्कोप कम है, काफी रिस्की ऑक्यूपेशन है, तो लोग फिर बाहर निकलते हैं वहां से, तो उनको पक्के काम मिलते नहीं, तो फिर कैजुअल जॉब्स की तरफ जाना पड़ता है। ये भी एक रीजन है। इसके साथ साथ जो लार्ज इंडस्ट्रीज में लेबर काम कर रही होती है, उनको जब निकाल दिया जाता है ड्यू टू एनी रीजन, कोविड जैसा रीजन होता है या इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है, तो फिर वो कहाँ जाए? उनको कैजुअल जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं कैजुअलाइजेशन के। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जब वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते चले जाएं। वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते चले जाएं। इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? वही जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जब उसमें बढ़ते चले जाएं वर्कर्स, तो इसको हम बोल देते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। सर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बच्चों, समझो। सबसे पहले जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में अगर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर प्राइवेट है और 10 से कम लोग हैं तो फिर वो इनफॉर्मल में आएगा या अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
तो फॉर्मल क्या है, ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस या प्राइवेट जिसमें 10 से ज्यादा लोग होंगे उसको फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। इनफॉर्मल कौन सी है, सारी प्राइवेट जिसके अंदर 10 से कम लोग होंगे। ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक सिचुएशन जहां पे वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट है बेटा। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पीछे भी आ गया था, सेम डेफिनेशन है, सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क बट डू नॉट गेट द वर्क। कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, बहुत सारे तरीके की है बच्चों। डिसगाइज्ड हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, जहां पे जो एक्चुअली नंबर ऑफ पर्संस काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्संस, तो उसको हम डिसगाइज्ड बोलते हैं। सीजनल क्या होता है, जहां पे एक सीजन में काम है दूसरे सीजन में काम नहीं है, बेरोजगार हो जाओगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही है, एक ओवरऑल जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड इज अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड आर मोर देन द रिक्वायर्ड। सीजनल रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। कॉजेज क्या है बेरोजगारी के, बेरोजगारी क्यों देखने को मिल रही है, सबसे पहले स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में इतना ग्रोथ नहीं है, इतना प्रोडक्शन नहीं है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या भरपूर मात्रा में पाई जाती है हमारे देश में, तो इतने रिसोर्सेज कहां से आएंगे। एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड है, जबकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो फिर दिक्कत तो रहेगी। एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, क्या तारीफ करूं मैं इसकी, है ना, एजुकेशन सिस्टम को तो आप सब जानते ही हो। पांचवा, स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो है, कहीं ना कहीं जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो ग्रोथ भी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ नहीं रही, तो लोग बेरोजगार रह जाते हैं। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिनमें लोगों को बहुत काम मिलता था वो खत्म होती जा रही है कंपटीशन की वजह से, तो वहां से भी लोग जा रहे हैं। प्लानिंग पुअर है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग अच्छी नहीं है और कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कोई भी 5-6 पॉइंटर्स याद रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या क्या चीजें कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो बेटा गवर्नमेंट के पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे दे, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली जॉब्स देती है पुलिस में, अपने ऑफिसेज में, आर्मी में, मल्टीपल गवर्नमेंट प्लेसेस पे जहां पे डायरेक्टली जॉब्स देती है, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और इनडायरेक्ट होता है कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उनको पुश करो, एंटरप्रेन्योर्स को पुश करो, किसी भी तरीके से स्कीम्स लेके आओ, तो वहां पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वे में भी एम्प्लॉयमेंट को पुश करने की कोशिश करती है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है भाई, जीडीपी बढ़ाओ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, एग्रीकल्चर को डेवलप करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ोतरी दो क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एंगेज्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करके दो ताकि लोग बिजनेस अच्छे से कर पाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाओ, राइट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटर करो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े हैं ना, जिन बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज नहीं है उनको मैं बता दूं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकारी विभाग होते हैं जो लोगों को जॉब्स दिलवाने में मदद करते हैं, तो इनमें इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है ताकि लोगों को जॉब्स मिल पाए। उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करो, मैन पावर प्लानिंग करो। क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, तो ये कुछ सरकारी प्रोग्राम्स हैं बेटा, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इनके आपको 2-4 नाम याद होने चाहिए। डन सर, परफेक्ट। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस है, मनरेगा का ईयर याद रखना 2005 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना याद रखना 16 जुलाई 2015। परफेक्ट बच्चों, ओके। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।